ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने जापान को 17 महीने तक हिला के रखा हुआ था। जापान के आम लोग, जापान की बड़ी कंपनीज जो स्नैक्स बनाती थी और यहाँ तक कि जापान की जो अथॉरिटीज़ थी उनकी नाक में दम किया हुआ था और उनका नाइटमेयर बना हुआ था। ये बात शुरू हुई थी 1984 में, लेकिन आज तक लोगों को इसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। कभी कोई अथॉरिटी ना तो इसका कोई मेंबर पकड़ पाई, ना तो ये पता चला कि इसके पीछे कौन सा गैंग है। अगर दुनिया को उस ग्रुप के बारे में या जापान को भी उस ग्रुप के बारे में आज तक कोई चीज़ पता चली तो वो सिर्फ उस ग्रुप का नाम था। क्योंकि जब भी वो थ्रेटन करने के लिए या रैंसम के लिए लेटर भेजते थे तो उस लेटर के नीचे उस ग्रुप का नाम होता था और वो नाम था द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। मार्च 1984 जापान ने अपना एक नया सीईओ अपॉइंट किया था जिनका नाम था कत्सुया इज़ाकी। 42 साल के इज़ाकी जापान जाने के बाद, जैसे कि जापान में ट्रेडिशन होता है, ऑफिस से घर आने के बाद वो लोग इवनिंग बाथ लेते हैं। इज़ाकी उस दिन इवनिंग बाथ ले रहे थे अपने बाथरूम में, वो अपने घर में थे। उनके घर के अंदर उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनका बच्चा और साथ में उनके पेरेंट्स भी रहते थे। रात के 9 बज रहे थे। अचानक 2 अनजान लोग उनके घर के अंदर ब्रेक इन करते हैं। आने के बाद वो उनकी फैमिली को देखते हैं, वहाँ पे इज़ाकी नहीं होता है। इज़ाकी अभी भी बाथरूम में नहा रहा था। वो जाके उनकी बीवी को और उनकी मदर को थ्रेटन करते हैं कि इज़ाकी कहाँ है, वी नीड हिम। उनके घर वाले घबरा जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इज़ाकी को रियलाइज होता है कि घर के बाहर, इस बाथरूम के बाहर कुछ गड़बड़ है। वो बाथरूम के बाहर जाता है, उसको उसका बेटा दिखता है। वो अपने बेटे को लेकर बाथरूम के अंदर आता है छुपने के लिए। तो इस बीच उसके जो घर वाले थे, उसकी मदर और उसकी वाइफ, उन्होंने बहुत मिन्नतें करी कि हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन ये दोनों लोग इज़ाकी के लिए आए थे। तो ये लोग इन सब घर वालों की बातों को इग्नोर करके अंदर जाते हैं। इवेंचुअली ये लोग बाथरूम के अंदर भी ब्रेक इन कर लेते हैं। वो इज़ाकी के बेटे को छोड़कर इज़ाकी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और ये था ग्लाइको कंपनी के सीईओ का किडनैप, जो कि जापान की सबसे बड़ी हेडलाइन थी उस टाइम। अगले दिन ग्लाइको कंपनी के जो चेयरपर्सन थे उनके लिए एक कॉल आता है पब्लिक बूथ से, और वो कॉल होती है रैंसम की डिमांड। उस रैंसम में पहली बार जापान का सबसे बड़ा रैंसम अमाउंट मांगा गया था। किडनैपर ने इज़ाकी को छोड़ने के लिए 1 बिलियन येन और साथ में 200 मिलियन के सॉलिड गोल्ड की डिमांड की थी। जहां ये लोग पूरी फैमिली, ग्लाइको कंपनी और साथ में जो अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई थी, अब ये लोग कुछ बात करते या फिर इनकी जो रैंसम अमाउंट था इसके ऊपर और डिस्कस करते। 3 दिन के बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से इज़ाकी वापस घर आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो जापानीज न्यूज चैनल से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ग्लाइको कंपनी के हेडक्वार्टर के पास ही एक बिल्डिंग में अबडक्ट करके रखा हुआ था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे पे कुछ निशान भी देखे जा सकते थे। सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया में ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम का सबसे बड़ा इंसिडेंट था ये। लोगों को लगा था कि ये तो जैसे किसी एक्शन मूवी का ट्विस्ट है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत सीरियस ले रहे थे, क्योंकि अगर किसी सीईओ के साथ ये हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो लोगों को लगा था कि ये इंसिडेंट हो गया, अब बात खत्म हो गई। लेकिन ये तो नाइटमेयर की सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही महीने अप्रैल में ग्लाइको कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर पार्किंग में कई कारों में कोई आग लगा देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस इंसिडेंट में जो आग लगाया था इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हुआ है। और इसके बाद शुरुआत होती है थ्रेटन करने वाले लेटर्स की सीरीज की। और वो लेटर्स जितने भी आते हैं उस लेटर के ऊपर लिखा होता है एक नाम, जो ये ग्रुप इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों में, और वो नाम होता है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। ग्लाइको कंपनी के लिए जो सबसे पहला लेटर आया था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है पॉकी चॉकलेट, क्योंकि ग्लाइको कंपनी का उस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड पॉकी चॉकलेट बिकता था सबसे ज़्यादा। आज भी ये ग्लाइको कंपनी का सबसे हॉट शॉट प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने मिलियंस ऑफ पैकेजेस ऑलरेडी बेचे हुए थे पूरी दुनिया के अंदर। और इस ग्रुप ने लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि आपका ये जो पॉकी चॉकलेट है, इस हर एक प्रोडक्ट में हमने साइनाइड मिलाया हुआ है, और ये हर स्टोर के हर रैक में जा चुका है। हालांकि ये प्रोडक्ट वापस बुलाना सिर्फ एक थ्रेड के पीछे ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी भी हो सकती थी, लेकिन अगर ये नाइटमेयर सच होता तो ग्लाइको कंपनी का पूरा इमेज तहस नहस हो जाती और शायद वो चल भी ना पाती। तो इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए, हालांकि ये भी बात सच है कि 1-2 दिन हो जाने के बाद भी ना तो किसी एक्सीडेंट की खबर आई थी उस चॉकलेट को खाने के बाद, ना ही कोई हॉस्पिटलाइज हुआ था। फिर भी इस कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए हर एक पैकेट अपना वापस बुला लिया। उस टाइम पे पॉकी चॉकलेट मिलियंस में बिकता था। उसको वापस बुलाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सेल्स के मामले में। लेकिन पॉकी चॉकलेट को वापस बुलाया गया, इसके नतीजतन उस कंपनी को मिलियंस का नुकसान हुआ, और उसके रिजल्ट में इन्हें अपने 450 लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। इसी बीच इस ग्रुप की तरफ से ग्लाइको कंपनी को और अथॉरिटीज को एक वीडियो जारी होता है
और वो वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाहर का बंदा एक बेसबॉल हैट पहने हुए इस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट थे उसके अंदर कुछ मिला रहा था। ये ऑलरेडी अथॉरिटीज के लिए काफी इंट्रिगिंग और शेमफुल था। इसके बावजूद इस ग्रुप की तरफ से अब एक लेटर जापानीज पुलिस के लिए आता है और वो लेटर कुछ इस तरह से होता है। डियर डम पुलिस, लोगों से चीजें छुपाना बंद करो, अपना फेलियर एक्सेप्ट करो कि तुम बहुत ही इनकॉम्पिटेंट हो। मैं वहां साइड स्टाफ एंट्रेंस से आया था और हमने पेन राइटर यूज किया, और जो साइनाइड तुम देख रहे हो वीडियो के अंदर जो मैंने मिक्स किया है वो गार्बेज का टुकड़ा था जो मैंने सड़क से उठाया था। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। ये सब देख के वहाँ की पुलिस, वहाँ की अथॉरिटीज के पैरों से जमीन निकल गई थी कि कोई हमें मोल कर रहा है, कोई हमें इंसल्ट कर रहा है। इसके कुछ टाइम के बाद ग्लाइको कंपनी को इस तरह के लेटर आने बंद हो गए और अपने आखिरी लेटर में उन्होंने मेंशन किया था कि हमने ग्लाइको कंपनी को माफ किया, अब हम आगे कुछ और भी काम करेंगे। तो ग्लाइको के बाद लोगों को लगा था कि ये ग्रुप अब यहाँ से चला गया है, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा, ये शायद ये लोग भाग गए हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। ये ग्रुप अब दोबारा आता है नवंबर 1984 में और इस बार ये लोग परेशान करते हैं एक और स्नैक कंपनी को, मोरिनागा। मित्सुओ यामादा, इनको 1 नवंबर को एक लेटर आता है और वो लेटर का टाइटल होता है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। ये नाम देखते ही उनके हाथ से वो लेटर छूट जाता है क्योंकि उनको पता था कि इस ग्रुप की क्या हिस्ट्री है, इन्होंने क्या क्या किया है ग्लाइको के साथ। इसमें भी वो लोग रैंसम डिमांड करते हैं, अपेरेंटली जितना उन्होंने ग्लाइको कंपनी से मांगा था उससे थोड़ा सा कम। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने हमें इतने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी इमेज को बर्बाद कर देंगे। ये लोग मोरिनागा कंपनी के पीछे और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ग्लाइको से भी ज्यादा। तो इसके बाद मोरिनागा के अलावा ये लोग और भी 2-3 कंपनी को जो स्नैक्स बनाती है, कैंडी बनाती है, उनको ऐसे ही धमकी भरे लेटर भेजती है और पुलिस महीनों भर, पुलिस की बड़ी फजीहत होती है, बहुत इंसल्ट होती है। पूरे जापान में प्रोटेस्ट होते हैं इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस फेल साबित होती है। कुछ महीनों के बाद पुलिस को हालांकि एक छोटा सा क्लू लगा था। पुलिस को लगा था कि कोई एक कॉमन एम्प्लॉय है जो 2 कंपनी में कॉमन था, पिछली बार ग्लाइको में और इस बार मोरिनागा में। वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड का फॉक्स आइज वाला एक बंदा था जिसका स्केच पूरे जापान में जारी किया गया था। लेकिन इन सब के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और इस ग्रुप की एक्टिविटीज ऐसे ही चल रही होती है। 7 अगस्त को जापान का शीगा पुलिस स्टेशन के अंदर जो इंचार्ज थे यामातो, जिनको ये केस दिया गया था, यामातो काफी फ्रस्ट्रेट था और ये उसके करियर के लिए सबसे शेमफुल टाइम था। यामातो ने 7 अगस्त को फ्रस्ट्रेट होकर सारे सबूतों के साथ आग लगा दी अपने ऑफिस में और सारे सबूत के साथ वो खुद भी जल गया इसके अंदर। जब मॉन्स्टर विद 21 फेसेस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने माफी मांगी थी। उन्होंने बोला था कि हमारा इस तरह का इंटेंशन नहीं था, हम तो सिर्फ पुलिस से काम करवाना चाह रहे थे, जो काम पुलिस को करना चाहिए हमें पकड़ने का। और इसके बाद एक आखिरी लेटर आता है अथॉरिटीज के लिए मॉन्स्टर विद 21 फेसेस की तरफ से और वो बोलते हैं कि अब हम इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम नहीं देंगे और मैं इन सारी स्नैक कंपनी को माफ करता हूँ। और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज, उनका ग्रुप कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कभी पकड़ा नहीं गया, ना ही कोई इस तरह की इंसिडेंट दोबारा जापान में आज तक हुआ। हालांकि लोगों का कहना है कि इस ग्रुप के वजह से काफी हाइवॉक तो हुआ था, काफी केओस हुआ था, लेकिन ये ग्रुप सिर्फ पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी दिखाना चाह रहा था कि कैसे अगर किसी वीवीआईपी का मामला होता है तो पुलिस हरकत में आती है, बाकी दुनिया की हर पुलिस की तरह। लेकिन जब आम आदमी की बारी होती है या फिर जहाँ पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए तो पुलिस एकदम इनकॉम्पिटेंट होती है। इसके बाद इस ग्रुप का कोई पता नहीं चला। 1979 का ये डबल मर्डर केस, जो कि 2 औरतों का मर्डर हुआ था, दोनों फ्रेंड्स का, उस टाइम पे ज्यादा कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी और आज तक इस केस को एकदम ताजा रखा गया है। लेकिन ये जापान के सबसे हॉरिफिक केस में से एक है और एक ऐसा मर्डर केस जिसका मर्डरर पुलिस के हाथ के पास आते आते रह गया लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया और उसने सेम तरह से और भी कई सारे मर्डर करे। केस का नाम नागाओका ब्रेकन मर्डर केस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नागाओका तो वो जगह है, लेकिन ब्रेकन एक पत्ती होती है जो ब्रेकन सूप, उस पत्ती का सूप बनता है और वो जापान में बहुत जगह पे मिलती है और वहाँ पे बहुत ही फेमस होती है, लेकिन थोड़ी सी रेयर। और ये जो जगह थी नागाओका, इस जगह के माउंटेन के आसपास के जो जंगल है उसके अंदर ये पत्ती मिलती है। तो इसी पत्ती को लाने के लिए दोनों दोस्त गई थी और जो कभी वापस नहीं आ पाई। 33 साल की केको और 43 साल की एको, ये दोनों दोस्त एक ही सुपरमार्केट में काम करती थी साथ में। उन्होंने कुछ टाइम के बाद का एक प्लान बनाया था कि ये जाएंगे और वो ब्रेकन लीव्स लेके आएंगे अपने सूप बनाने के लिए।
तो उस दिन जब ये घटना हुई थी, इनके जो दूसरे एम्प्लॉइज थे उनके अकॉर्डिंग ये लोग सारे काम निपटा के सुबह 11 बजे उस जंगल की तरफ चले गए थे, उस नागाओका के उस माउंटेन की तरफ ब्रेकन फोन लेने के लिए। ये आखिरी टाइम था जब किसी ने उनको देखा था। 4 बजे जो 43 साल की एको थी, उसे अपने बच्चे को पिक करना था किंडरगार्टन से, लेकिन जब उसके हस्बैंड को पता चला कि वो अभी तक अपने बच्चे को पिक करने नहीं आई है, तो वो बहुत ही परेशान हुआ। घर में बात चली, सुपरमार्केट में जाके पूछा गया तो पता चला कि ये दोनों फ्रेंड्स ब्रेकन लीव लेने के लिए गई हैं, ब्रेकन फोन लेने के लिए गई हैं नागाओका के माउंटेन में। फिर दोनों के हस्बैंड गए जंगल में इनको ढूंढने के लिए, लेकिन पूरे दिन ढूंढने के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो अगले दिन ये लोग गए सीधा पुलिस के पास और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस हरकत में आई और वो ढूंढने लगी। उस दिन जाके पुलिस को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक साइकिल मिली और वो दोनों साइकिल उनकी वहीं रखी हुई थी। तो ये चीज और ज्यादा इंट्रीग करी पुलिस को कि इनके साथ हो ना हो कुछ गलत हुआ है। तो उस दिन तो और ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगले दिन फाइनली इन दोनों लेडीज की डेड बॉडी मिली और जो डर था वो सच साबित हुआ। बॉडी के एग्जामिन करने के बाद पता चला कि जो इको थी उसको स्टैब करके मारा था, उसके बहुत सारे चाकू के वुंड थे, और जो केको थी उसको गला दबा के उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था बहुत ही बुरी तरह। हालांकि इन दोनों का जो भी सामान था, उनका पर्स, वो जो ब्रेकन फोन था वो मिल गया था उन्हें, वो ये सब उनके पास ही था। इसका मतलब लूटपाट की नीयत से नहीं मारा गया था, ये कोई प्रोफेशनल या साइको किलर था जिसने इनको जान से मारने के लिए इनके पास था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला था कि ये किलर अकेला था और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड का था, इसलिए इन दोनों को अकेले ही ओवर पावर कर दिया था। कुछ टाइम की तफ्तीश के बाद पुलिस को सिर्फ ये पता चला था कि ये जो हत्यारा है इसका ब्लड ग्रुप है ओ ग्रुप। साथ ही उनके बैग के पास से उन्हें एक हैंड रिटन नोट मिला था जिसने सबसे ज्यादा चौंका दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज हेल्प अस, वी आर बीइंग फॉलोड एंड वी आर इन डेंजर एंड दिस मैन इज अ बैड पर्सन। पुलिस की बहुत पूछताछ के बाद, छानबीन के बाद भी नहीं पता चल पाया कि आखिर वो शख्स था कौन। लेकिन जब आसपास बात पता चली तो पुलिस को किसी ने बताया कि 1 साल पहले एक लेडी के साथ ऐसे ही किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस लेडी ने जब चीखा चिल्लाया और उसकी फैमिली पास ही थी तो वो बच गई, वो भाग के चली गई थी अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो शख्स तब भी पकड़ा नहीं गया था। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात आई थी 5 साल के बाद। 5 साल के बाद एक और लेडी का सेम फैशन में सेम तरीके से मर्डर हुआ था, और जब मर्डर का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो वो था ओ, लेकिन इसके बाद भी वो मर्डर पकड़ा नहीं गया कि वो था कौन। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इस बार जो लेडी मारी गई थी, उस लेडी का 5 साल पहले इन दोनों औरतों के साथ, एको और केको के साथ जाने का प्लान था नागाओका ब्रेकन के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाई। और वो लेडी भी उन दोनों के साथ उसी सुपरमार्केट में काम करती थी। तो क्या वो हत्यारा अभी भी उन्हीं जंगलों में है नागाओका ब्रेकन के पास? तो हमारी अगली कहानी है जापान के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंड नॉवेलिस्ट युकियो मिशियामा की, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर नॉवेलिस्ट माना जाता है जापान में। और साथ में इनका जो एक पेट्रियोटिज्म वाला आइडिया था जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट भी था और उसकी काफ़ी आलोचना भी की गई है, लेकिन इनके लिखने का तरीका जो था, और साथ में इनकी मॉडलिंग भी करते थे और एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे, तो हर तरीके से वो जापान के जो ट्रेडिशनल रूट है उसके लिए जाने जाते थे। वो वेस्ट की जो आइडियोलॉजी थी उसको हमेशा नकारते थे और ये कहते थे कि जापान को अपनी असलियत, जो अपने ट्रेडिशनल रूट्स हैं, वो कभी नहीं भूलने चाहिए। तो उनके आइडियाज़ की वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर थे जो उनकी बात को मानते थे और उनके इस बात को फॉलो करते थे। तो उस टाइम पे जापान जो है वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन या फिर एक इवॉल्विंग फेज में था। और जैसे कि हम जानते हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जापान अपना स्ट्रेंथ इकट्ठा करके सारे लोगों को एक इंडस्ट्रियल पावर बना के, वो किसी वॉर पे ना ध्यान दे के, अब वो चेंज हो रहा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, और हम अपने इस तरह से, जो अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही ध्यान देंगे तो हम अपने रूट्स को भूलकर वेस्ट की तरफ चले जाएंगे। हालांकि उस टाइम पे ये करना जापान के लिए बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिनमें से एक था युकियो मिशिमा। तो बात है 25 नवंबर 1970 की। वो अपने करियर के पीक पे था, उसके बहुत सारे फॉलोअर थे। वो अपने फॉलोअर्स को लेके चला जाता है एक आर्मी बेस पे।
जापान का एक मिलिट्री बेस, जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ का जो बेस लीडर था आर्मी का, जो चीफ था वहाँ पे, वो गलत तरीके से अपॉइंट था या फिर एंटी जापानीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था अकॉर्डिंग टू मिशिमा। और वहाँ पे जाके वो एक बड़ी रूफ पे खड़ा हो जाता है अपने फॉलोअर के सामने और वहाँ पे एक लेक्चर देना स्टार्ट करता है। जैसे ये एक उसके अकॉर्डिंग और उसके फॉलोअर के अकॉर्डिंग जापान का पोस्ट वर्ल्ड वॉर में पहला ऐसा सीन था जो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक बड़ा नेता जैसे कि हिटलर या फिर स्टालिन या फिर चर्चिल कहीं पे खड़े हुए हैं और वो अपने फॉलोअर को संबोधित कर रहे हैं। और वो चैलेंज करता है कि मैं और मेरे फॉलोअर जो हैं वो इस मिलिट्री बेस पे ओवरथ्रो करेंगे और जो अभी यहाँ पे बेस कैंप का लीडर है उसको हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। वहाँ पे मिशिमा को घेर लिया गया था। इवन उसके फॉलोअर भी उसकी बात पे ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे थे और उसकी बात पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिल नहीं रहा था जैसा इसको मिलना चाहिए था। तो जब उसे ये प्लान फेल होता हुआ दिखा तो उसके पास एक प्लान बी था जिसके अंदर एक रिचुअल करना होता है पावर गेन करने के लिए। उस रिचुअल के अंदर अगर आप फेल हो जाते हो तो यू विल हैव टू डू अ सैक्रिफाइस। इसके अंदर आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है, उस सैक्रिफाइस का लास्ट क्या होता है। इस रिचुअल का नाम था सेपुक्कू रिचुअल और वो जापान का एक बहुत ही फेमस नाम है सेकुप्पू। ये वर्ल्ड वॉर के अंदर या फिर उनके जो वॉरियर्स होते थे वो किया करते थे जब वॉर एकदम खत्म होने वाली थी, जब आर पार की लड़ाई होती थी। तो ये उल्टा पड़ गया मिशिमा को और इवेंचुअली वही रिजल्ट हुआ जिसका डर था। तो उसके बाद मिशिमा तो वहाँ पे नहीं रहा, लेकिन मिशिमा का जो आइडियाज़ था वो कुछ लोगों ने तब भी फॉलो किया। लोगों का कहना था कि मिशिमा ने बहुत गलत टाइम पे बहुत गलत चीज़ अप्लाई करी थी और बहुत ही अग्रेसिवली। ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडिया था वो उस जगह पे पॉसिबल ही नहीं था जो कंट्री ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है। वर्ल्ड वॉर से टूटने के बाद वो दोबारा अपने आप को यूनाइट कर रही है लोगों को जोड़कर, और यहाँ पे आप अपना पुराने रूट्स का हवाला देकर आप ये बोलो कि हमें यहाँ पे दोबारा अपने पुराने रूट्स की तरफ जाना चाहिए। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। बट स्टिल आज भी मिशिमा को माना जाता है एक वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ जापान, और उनके जो आर्ट थे, क्रिएशन थे, उनकी मॉडलिंग, उनकी एक्टिंग के थ्रू जो भी मैसेज था उसको लोग सराहते हैं। ये उनका बैड लक ही कहेंगे कि उस टाइम पे वो उनका ये दाव नहीं चल पाया और ही इज नो मोर। 1962 में जापान की एक जगह पे प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होता है जिसका नाम होता है सुतोमू मियाजाकी। वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड था और उसको काफ़ी सारे डेफिशिएंसीज थी। उसको उसी वजह से कुछ टाइम के बाद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी थे। वैसे तो मियाजाकी के पेरेंट्स काफ़ी फेमस थे और रिच थे। वो उस जगह के लोकल न्यूज़पेपर के ऑनर थे। उनका खुद का न्यूज़पेपर था और इसलिए वो काफ़ी बिजी रहते थे। मियाजाकी की 2 सिस्टर्स थी जिनको मियाजाकी से थोड़ा सा दूर रखा जाता था क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता था कि वो फिजिकली और मेंटली भी पूरी तरह से फिट नहीं है। तो क्योंकि उसके पेरेंट्स अपने इस प्रीमेच्योर बेबी को छोड़कर जिसको पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत थी दूर रहते थे, तो इन चीज़ों का असर उसके दिमाग पे बहुत पड़ा था। और उस टाइम पे सिर्फ उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही थे जो मियाजाकी का थोड़ा सा ध्यान रखते थे, और जिस वजह से मियाजाकी थोड़ा सा दुनिया से डिसकनेक्टेड रहता था, और शायद दुनिया के लिए यही अच्छा भी था। हालांकि मियाजाकी के जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा दूर रहते थे, टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचते थे। वो चाहते थे कि मियाजाकी पब्लिक स्कूल पास करे, हाई स्कूल जाए और उसके बाद एक अच्छे कॉलेज डिग्री लेकर वो भी अपना पुश्तैनी काम आगे बढ़ाए, यानी जो ये प्रेस मीडिया का था। लेकिन मियाजाकी को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो एक फोटोग्राफिक इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट था। क्यों? ये भी एक बहुत ही डार्क फेस था, बहुत ही डार्क चॉइस थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब चलता है 1988 तक। 1988 में उसके दादा का देहांत हो जाता है और उसके बाद मियाजाकी के लिए और खासकर पड़ोसियों के लिए चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब कोई लगाम लगाने वाला नहीं था मियाजाकी को, और वो ऑलरेडी बहुत ही डिस्टर्ब रहता था दिमाग से। एक बार की बात है, मियाजाकी जिसको मैंने आपको बताया कि उसकी जो सिस्टर्स थी उनसे उसे दूर रखा जाता था उसकी अनफिट मेंटालिटी की वजह से। एक बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया था अपनी सिस्टर को नहाते हुए देखते हुए। जब उसकी सिस्टर ने कन्फ्रंट किया तो उल्टा उसी ने अपनी सिस्टर के ऊपर अटैक किया और इस चीज़ को नकारा कि नहीं, मैं तो नहीं देख रहा था। और ये बात जब उसके पेरेंट्स को पता चली तो मियाजाकी घर छोड़कर चला गया और अकेला रहने लगा। और साथ ही मियाजाकी के दिमाग में ये था कि जो उसका ग्रैंड पेरेंट है, उसके जो दादा हैं, वो अभी भी यहीं कहीं है उसके आसपास। अब उसने कुछ बहुत ही हीनियस क्राइम करने स्टार्ट करे जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से थी।
अगस्त के अंदर उसी साल में 4 साल की मैरी कोनो, जो घर से खेलते हुए थोड़ी सी बाहर चली गई थी, इसे मियाज़ाकी ने अबडक्ट किया, उसे पास के एक ब्रिज के नीचे ले गया और उसे बुरी तरह मार दिया। 1-2 दिन के बाद मारी कोनो के घर वालों को एक बॉक्स डिलीवर हुआ। उस बॉक्स के अंदर उस बच्ची के एशेस, उसके कपड़े जो उसने पहने हुए थे और साथ ही एक हैंड रिटन नोट मिला। उस हैंड रिटन नोट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मारिसान, क्रीमेटेड, इन्वेस्टिगेट, प्रूव। यानी कि उसे सिर्फ उस लड़की का नाम नहीं पता था, उसके घर का भी एड्रेस पता था। ये चीज़ सारे पड़ोसी के लिए बड़ी खौफजदा थी कि 4-5 साल की बच्ची अभी सेफ नहीं है इस टाइम, और उसका भी मर्डर होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये नाइटमेयर तो अभी स्टार्ट हुआ था, अभी तो और भी इंसिडेंट होने बाकी थे इसी तरह के। अक्टूबर 1988 में एक और 7 साल की बच्ची जिसका नाम था मसामी योशिजावा, जो कि घर से थोड़ी दूर थी, वहाँ मियाज़ाकी गाड़ी लेकर प्लान के अकॉर्डिंग आया। उसने उस लड़की को लिफ्ट ऑफर किया, वो लड़की बैठ गई, लेकिन उसके बाद जहाँ पे वो लड़की डेस्टिनेशन के लिए उसे बता रही थी, उसकी बजाय वो उसे उसी ब्रिज के पास ले गया और उस बच्ची को भी सेम फेट का सामना करना पड़ा। उसके बाद सेम स्टोरी एक और बच्ची के साथ रिपीट हुई। उसका नाम था एरिका नाम्बा। उसे भी लिफ्ट देकर मारने की कोशिश की उसने, तो उस लड़की ने जब लिफ्ट लेने से मना किया तो उसने ज़बरदस्ती अबडक्ट किया और एक इस बार अलग लोकेशन पे साइतामा पार्किंग में ले गया। और 3 दिन के बाद मियाज़ाकी के अपार्टमेंट से उस बच्ची की लाश मिली और उसके घर वालों को भी सेम हैंड रिटन नोट मिला जो पहली बारी में मिला था। और ये हैंड रिटन नोट इस बार मैगजीन में भी पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा था एरिका, कफ, कोल्ड, थ्रोट, डेथ, रेस्ट। इसके बाद जून 1989 में एक लास्ट मर्डर हुआ था मियाज़ाकी के हाथों। उसका नाम था अयाको नोमोता। उसने इस 5 साल की बच्ची को फोटो लेने के बहाने बुलाया और इसे मार दिया, और उसके बाद वही पुरानी चीज़ें रिपीट हुई। 1989 में उसने फिर से इस एक क्राइम करने के लिए कुछ महीनों के बाद बाहर निकला। इस बार उसे 2 बच्चियां दिखी, एक छोटी और एक बड़ी बहन। उसने छोटी बहन को अबडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बहन ने हिम्मत दिखा के भागकर, जो कि उसके फादर पास में थे, उनके पास गई। उसके फादर बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए आए, उसके साथ फाइट किया। क्योंकि मियाज़ाकी काफ़ी वीक था फिजिकली, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ छोटी बच्चियों पे अपना जोर दिखाता था। उसके पिता ने उसको ओवरपावर किया, उसको बहुत मारा, पुलिस को बुलाया और फाइनली ये नाइटमेयर लोगों के दिमाग से गया और सोसाइटी से भी, और वो अरेस्ट हुआ। इसके अरेस्ट के बाद जब उसके अपार्टमेंट में तलाश की गई तो लगभग 5000 वीडियो टेप बरामद हुई। याद है मैंने आपको बोला था कि इसको फोटोग्राफिक इंजीनियर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो इसीलिए था क्योंकि वो जो सारे टेप थे वो इसके सारे विक्टिम का उसने एक इमेज बना रखा, और काफ़ी हीनियस एडिटिंग और काफ़ी हीनियस ड्राइंग बनाई हुई थी, बहुत ही डिस्टर्बिंग। और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो ये मैसेज बताना चाह रहा था कि मैं ये सब नहीं कर रहा, मेरे ऊपर किसी रैट मैन ने कब्जा किया हुआ है और उसने मुझे एक रैट मैन बना दिया है और अब मैं बेबस हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए। 2008 में फाइनली इस शख्स को फांसी दे दी गई और इसको एग्जीक्यूट किया गया जब इसकी एज थी 45 ईयर। जापान का एक बहुत ही फेमस साइको किलर था जिसका नाम था मत्सुनागा। ये लोगों को मारता था, टॉर्चर करता था, और खासकर इसने अपना काम स्टार्ट किया था ठगी से। मत्सुनागा ने अपनी एक फ्रेंड जो कि उसकी क्लासमेट भी थी पुरानी, फुटोशी, उसके साथ मिलकर 1988 में फुटोन का काम स्टार्ट किया था, यानी स्मॉल फर्नीचर्स का। इसके अंदर वैसे तो उनका काम था सिर्फ फर्नीचर बेचना उस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन बताया जाता है कि उसके अंदर वो अपने एम्प्लॉयज़ को मारते थे, अबडक्ट करके रखते थे और टॉर्चर करते थे, और साथ ही वो लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे बहुत सारे पैसे डिमांड करते थे, और जब उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो उनको मार देते थे। 1998 से लेकर लेट 90s तक इन्होंने 7 या उससे ज़्यादा मर्डर किए थे। इस बंदे का इन्फ्लुएंस लोगों पे कुछ इस तरह से होता था जैसे कि जापान का शोको अशारा, जिसके बारे में मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में बात भी कर चुका हूँ, जैसे कैसे वो साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करता है, उनको हिप्नोटाइज करता है और अपनी बातें मनवाने पे मजबूर करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, उसने 90s के अंदर इन दोनों ने मिलके एक फैमिली को ब्लैकमेल किया था। उस फैमिली में इसने हस्बैंड को ब्लैकमेल किया था कि मैं तुम्हारा काला राज जो कि पर्दाफाश कर दूंगा अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए। उसने बहुत सारे पैसे लिए इससे और कुछ टाइम के बाद उसका मर्डर कर दिया, और साथ में उसकी जो वाइफ थी उसे भी अपने पास अबडक्ट करके रखा, और साथ में जो उसकी 4-5 साल की बच्ची थी उसे मजबूर किया ये मानने में कि ये मर्डर तुम्हारे वजह से हुए हैं,
उसने इस तरह के बहुत सारे हीनियस क्राइम को अंजाम दिया था जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। इवन जो उसकी फ्रेंड थी, जो उसकी पार्टनर इन क्राइम थी, फुटोशी, एक टाइम के बाद जब फुटोशी भी इससे तंग आ गई मत्सुनागा से, उसको लगा कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है और मैं गलत आदमी के साथ पिछले 5-10 साल से हूँ, तो इसने फुटोशी की फैमिली को भी अबडक्ट किया, उनको ब्लैकमेल किया। एक फैमिली मेंबर को उसने इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने आप को मार डाला। फुटोशी ने भागने की कोशिश की तो उसने उसे पकड़ के टॉर्चर किया, लेकिन फाइनली 2000 के टाइम पे उसे अरेस्ट किया गया और उम्र कैद के लिए भेज दिया गया। इस बंदे के किस्से इतने ज़्यादा हैं, हालांकि ये मैं आइसबर्ग के अंदर सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगा होगा शायद इससे पहले कि क्राइम भी तो सिमिलर ही थे, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इसने सिर्फ मर्डर नहीं किया है, इसने लोगों को मेंटल टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया, इवन अपनी पार्टनर इन क्राइम जिसके साथ इसने काफ़ी सारे क्राइम में इन्वॉल्व थी उसे भी नहीं छोड़ा। तो गाइज ये थी आज की मेरी आइसबर्ग वीडियो, थिंग्स डू नॉट सर्च इन जापान। आगे और इस तरह की वीडियो के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। तो गाइज मेरा नाम है शान एंड यू आर वाचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।